हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि पार्ट 2। इससे पूर्व हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था दोस्तों, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के अतिरिक्त और जो भी सारी महत्वपूर्ण फैक्ट था हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 1858 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 प्रथम भारत स्वतंत्रता संग्राम के दमन के बाद ब्रिटिश संसद की निम्न सदन हाउस द्वारा जो है कॉमन सभा ने 30 अप्रैल 1858 को 2 प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसके आधार पर भारत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना के लिए विधेयक तैयार किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा विधेयक पारित विधेयक अधिनियम बनकर प्रवृत्त हुआ। यहाँ देखिए, बहुत ही सिंपल सा शब्द है और उसे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और समझने में परेशानी होती है और बहुत लोग इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। विधेयक और अधिनियम, देखिए, जब स्वीकृति हो जाती है संसद की तो वो अधिनियम बन जाता है, जब पारित किया जाता है तो वो विधेयक होता है। ये दोनों दो महत्वपूर्ण फैक्ट जरूर याद रखेंगे। तो है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विधेयक अधिनियम बनकर प्रवृत्त हुआ। अधिनियम बन गया अर्थात कानून बन गया। चलिए, भारत के कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। पहला जो 1858 का पॉइंट है, कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। कंपनी के निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल और गुप्त समिति को समाप्त करके भारत राज सचिव के पद का सृजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। ये सब प्रश्न यदि आ जाएंगे, परीक्षा में आता है, तो आप कंफ्यूजन की संभावना रहेगी। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो गलती होने की संभावना रहेगी। कंपनी की सभाओं को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। क्लियर है? टर्निंग पॉइंट ब्रिटिशर्स को भारत में अपने पैर जमाने का। भारत राष्ट्र सचिव के कार्यों को सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठित किया गया, एक परिषद का, जिसमें 8 जो है ब्रिटिश सरकार का और 7 सदस्य जो है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। क्लियर हो गया? हम लोग वही चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, भारत परिषद की बैठकों में अध्यक्षता भारत राष्ट्र सचिव करता था। उसे समान मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का भी अधिकार प्राप्त था। भारत परिषद की भूमिका को केवल परामर्शदात्री बनाया गया। क्लियर कट है? भारत राज सचिव को भारत के वायसराय के साथ पत्राचार करने का अधिकार दिया गया। देखिए, ठीक है, पत्राचार कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को। बजट रखने का प्रावधान प्रतिवर्ष किया गया और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। 1, 2, 3 और 4, ये चारों का चारों फैक्ट से प्रश्न आते हैं। इस अधिनियम को 2 अगस्त 1858 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुआ और उसी दिन से लागू हो गई। 1 नवंबर 1858 को की घोषणा, ठीक है, 1 नवंबर 1858 की घोषणा को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा, जिसे कुछ हद तक भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। इस घोषणा का महत्वपूर्ण बात क्या क्या है, देख लीजिए। भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। देखिए, टर्निंग पॉइंट सब है। जो ब्रिटिशर्स और भारतीय प्रजा के बीच अंतर था उसको
एकरूपता में लाया गया। कहता है मूल वंश धर्म निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। भारत के लोगों के भौतिक और नैतिक उन्नति के उपाय लागू किए जाएंगे। महारानी की इस घोषणा का व्यापक स्वागत किया गया तथा भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब आइए, इस तरह के प्रश्न जब आपको पूछे जाएंगे कि अधिकारों का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा गया, तो 1858 एक्ट, 1858 अधिनियम जो है ये किसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए अब आइए हम लोग शुरू करते हैं आगे। भारत परिषद अधिनियम 1909, ये भी काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है। इससे भी प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना रहती है। कोई भी प्रश्न आप इसको स्किप करके नहीं रह सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट ये है। तो चलिए दोस्तों, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, 1892 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया। इस संदर्भ में 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत का विभाजन किया गया, बंगाल का। कर्जन के इस कदम के फलस्वरूप भारतीय जनमानस पूर्णतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गया था। देखिए कैसे कंसेप्ट बदल रहा है दोस्तों। कंसेप्चुअल आप याद रखेंगे तो काफी सहूलियत होगी आपको याद रखने में। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के असंतोष को कम करना चाहती थी, अतः उसने इस संदर्भ में कुछ सिफारिश करने का कार्य मार्ले मिंटो को सौंपा। 1919 में मार्ले मिंटो की सिफारिश के आधार पर 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, पारित किया गया। क्लियर है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के अधिकार और भक्ति में वृद्धि की गई, शक्तियों में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। देखिए 1909 के अधिनियम का मुख्य प्रावधान, केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 69 हो गई, जिसमें 37 सरकारी शासकीय और 32 जो है गैर सरकारी सदस्य थे। ठीक है। चलिए, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल के 55, मद्रास मुंबई संयुक्त प्रांत के 47 और पंजाब के 25 और वर्मा के 16 सदस्यों की संख्या नियत की गई। ठीक है। यह भी प्रश्न पूछे, पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, 1909 अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ठीक है। चलिए, विधान परिषद में किसी भी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विधान परिषदों में समान और सार्वजनिक हित के मामलों के बहस करने के लिए नियम बनाए गए। अब आता है 1909 भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण करने में असमर्थ रहा तथा सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली ने राष्ट्रवादियों को स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में भारतीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की, जिसने अपने प्रतिवेदन में केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकाय के संबंधों का निवेचन करते हुए उच्च अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण को कम करने की सिफारिश की। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल क्या है। ठीक है। उन्होंने भारत के संबंध में कुल प्रगतिवादी नीतियों को अंगीकृत किया। ठीक है। उसके तहत देखिए क्या हुआ, बंगाल विभाजन के समाप्त को
को समाप्त कर दिया गया 1911 में। और दूसरा चीज क्या हुआ, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट अवश्य याद रखिएगा। एक हुआ बंगाल विभाजन को रद्द हुआ, दूसरा हुआ राजधानी को बंगाल से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। तीसरा है कि होम रूल लीग की स्थापना की। इन्वेस्टमेंट के भारत आगमन से भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ। उन्नीस सौ 14 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति को काफी आघात लगा। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुए समझौते के कारण ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति को काफी धक्का लगा। चलिए, पूर्व वायसरायों की असफलता के कारण 1917 में चेम्सफोर्ड को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड। 1918 में दोनों ने एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसकी प्रमुख अब विशेषता देखिए। 1919 के प्रमुख प्रावधान देखिए, प्रमुख विशेषता देखिए। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ये पॉइंट अवश्य याद रखिएगा, आप नोट बना कर रखिएगा इसे, ताकि रिवाइज करने में सहूलियत होगी। राज्य परिषद और द्वितीय केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60, केंद्रीय विधान परिषदों का 145, इसकी संख्या 145 नियत की गई। चलिए दोस्तों, आप देख लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 145 सदस्यों में 11 मनोनीत किए गए और 104 को निर्वाचित। ठीक है, होने थे। चलिए, राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव उन व्यक्तियों द्वारा किया जाना था जो सरकार को निश्चित धनराशि कर के रूप में देते थे। देखिए, ब्रिटिशर्स जो भी नियम बनाए वो हमेशा अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए। चलिए, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया। जमींदारी और भारतीय उद्योगपतियों के लिए विशेष निर्वाचन का गठन किया गया। तो देखिए, निर्वाचन व्यवस्था 1909 में अवश्य याद रखिएगा। 1919 के अंतर्गत पृथक निर्वाचन की प्रक्रिया 1919 अधिनियम के तहत। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस सभा में दलित वर्ग, एंग्लो इंडियन, श्रमिक के प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाता था। सभा का कार्यकाल मुख्य रूप से 3 वर्ष का रहता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका ब्रिटिश भारत के समस्त लोगों, न्यायालयों, स्थानों और वस्तुओं के संबंध में कानून थे। भारत राज्य सचिव का वेतन अंग्रेजी राजस्व से देना निर्धारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के 8 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया। ठीक है, 1919 पढ़ रहे हैं हम लोग, बार बार याद दिला रहे हैं, आपको स्मरण में रहेगा। ये संख्या आप देख लेंगे। ठीक है। प्रांतीय विधान परिषदों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता था। मतदान का अधिकार केवल उन्हें दिया गया था। देखिए, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी जो 68 बीपीएससी का प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, वो काफी समझिए कि यदि मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आप पीटी क्वालिफाई होगा। यदि इस बार का जो स्टैंडर्ड दिया गया था, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, सभी में कुछ न कुछ इंटरलॉकिंग टाइप का था, ताकि आप को डीपली नॉलेज रहेगा तभी आपका प्रश्न सही हो सकता था। चलिए, उस क्षेत्र में रहने वाले हो, निश्चित मात्रा में लगान देता हो, स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाया गया भू राजस्व देते हो। प्रांतीय विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का था। चलिए, ये दोस्तों इस तरह का आप स्क्रॉल कर रहे हैं धीरे धीरे।
आप इसे अवश्य देख लेंगे, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। भारत प्रांतीय विधान परिषद को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कानून बनाने और बजट पारित करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय अधिकारिता के विषय को दो भागों में विभाजित किया गया। यहीं से द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया है। ये विषय थे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है। अधिनियम के प्रारंभ के 10 वर्ष बाद द्वैध शासन प्रणाली संवैधानिक सुधारों के व्यवहारिक रूप की जांच के लिए उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है। अब आइए, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है 1935 का अधिनियम, इसे लघु संविधान कहा गया है दोस्तों। लघु संविधान ये काफी महत्वपूर्ण है, और आज का जो संविधान हमारा है वो इसी प्लेटफॉर्म के आधार पे हमारा संविधान बना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग किए जाने के परिणाम स्वरूप 1927 में साइमन कमीशन द्वारा गठन ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के आयोग का व्यापक विरोध किया गया। भारतीयों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ी। 30 जून 1930 को आयोग द्वारा प्रतिवेदन सौंपा गया। ठीक है। ये घटनाएं जो थी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति का प्रतिवेदन 10 अगस्त 1928 को। देखिए इस पीरियड में क्या क्या घटना हुआ। 29 मार्च 1929 को जिन्ना द्वारा 14 सूत्र को पेश करना प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। चलिए, इसी श्वेत पत्र के आधार पर 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया है। देखिए इसका आधार, कोई भी चीज का आधार रहता है, तो हम लोगों ने जो ऊपर डिस्कस किया वही आधार था 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित करने। इसके अंतर्गत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। कितने थे? 321 और 10। ये याद रखिए, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि 1935 अधिनियम के अंतर्गत कितने अनुच्छेद थे और अनुसूचियां। ये बस याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, इस अधिनियम द्वारा भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का सम्मेलन अनिवार्य, किंतु देशी रियासतों का सम्मिलन उनके नरेशों की इच्छा पर की गई थी। केंद्र और संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अधिनियम की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का शामिल किया गया। अभी भी हम लोग देखिए किसमें कितने विषय थे। ये सूची है संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ये बस याद रखेंगे। चलिए, संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 154 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। देशी रियासतों का विलय पर पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ को शामिल किया गया। ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है बस याद रखेंगे दोस्तों। संरक्षित विषय का शासन गवर्नर जनरल को और हस्तांतरित विषय का शासन मंत्रिपरिषद को सौंपा गया। गवर्नर जनरल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ये विधायिका थी राज्य परिषद, उच्च सदन, केंद्रीय विधान सभा, निम्न सदन। इसकी संख्या देख लेंगे दोस्तों। राज्य परिषद में जो है 26, देशी रियासत 104 और ब्रिटिश शासन
भारत के 156 प्रतिनिधि। ठीक है। केंद्रीय विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 375। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज इसमें स्किप करने का नहीं है। राज्य परिषद केंद्रीय विधानसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किनको दिया गया? गवर्नर जनरल को। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, व्यवस्था की गई। भारत राष्ट्र सचिव की परिषद को समाप्त करते हुए उसे मंत्रणा देने के लिए परामर्शदाता की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करते हुए स्वशासन स्थापित की गई। इस प्रकार आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। भारत के 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन हुआ, 11 प्रांत। ठीक है। ये प्रांत उनके विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी देख लीजिए, आप ध्यान से देख लेंगे। मद्रास 275, बंगाल 250, मुंबई 175, इस तरह का संख्या है। इसे आप अवश्य एक बार स्मरण में रखेंगे दोस्तों। इसके अतिरिक्त 6 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। ये प्रांत थे, उनके विधान परिषदों की सदस्य की संख्या थी मद्रास में 56। इसी के आधार पर आज भी जो है विधान परिषद और विधानसभा का सभी पूरे राज्य में नहीं है, कुछ ही राज्य में है, इसका गठन किया गया है। ये जो कंटेंट है काफी संग्रह किया हुआ है, ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है। आज भी है, राज्य सरकार जो है, जो राज्य सूची के अंतर्गत है, कानून राज्य सरकार बनाती है। प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। ठीक। ब्रिटिश सम्राट की अगस्त 1935 की स्वीकृति मिलने के बाद अधिनियम को लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 1937 का प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया। 1935 अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुआ। देखिए, ठीक है। इस चुनाव में परिणाम स्वरूप 6 प्रांतों में कांग्रेस की और 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार और 1 प्रांत में कृषक पार्टी का सरकार बनी। ठीक है। ये याद रखने की चीज है दोस्तों, कृपया इसे स्किप ना करेंगे। भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव फरवरी 37 में कराए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 देश की स्वतंत्रता से पूर्व 14 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रहा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 1858, 1909, 1919 और 1935 जो लघु संविधान, इस अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। हम लोगों ने डिस्कस किया एक एक पॉइंट। मुझे आशा है कि ये अवश्य आपके लिए लाभकारी होगा। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।